प्रिय छात्रों, आज मैं आप लोगों के साथ पुनः बात करना चाहूँगा और आज मैं संदर्भ रखा हूँ लोक प्रशासन और सुशासन को केंद्रित करके आपसे बात होनी चाहिए। अर्थात आगामी जेपीएससी की परीक्षा की तैयारी करने वाले, मुख्य परीक्षा मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले उन सभी परीक्षार्थियों के साथ आज मैं बात करना चाहूँगा और उनका संदर्भ होगा लोक प्रशासन से संबंधित एक शीर्षक। लोक प्रशासन और सुशासन वाले चैप्टर में आपके हिस्से जो दिया हुआ है पाठ्यक्रम में, उसमें एक शब्द पर जब आप गौर करेंगे और वो शब्द है नागरिक अधिकार पत्र अर्थात सिटीजन चार्टर। तो सिटीजन चार्टर पर चर्चा होगी। जैसा कि आज आपने देखा है बोर्ड में, आज मैंने केंद्रित कर रखा है पेपर 4 में लोक प्रशासन और सुशासन सिटीजन चार्टर अर्थात सिटीजन चार्टर पर हमारी बात होनी चाहिए। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसका मैं सांकेतिक विवरण दूंगा और आवश्यकता अनुसार उसकी व्याख्या बताने की कोशिश करूंगा। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी परीक्षार्थी हैं, वो मेरे साथ इस सत्र पर जुड़ जाएं ताकि उनके साथ मैं जुड़ूं और अपने प्रश्न की व्याख्या उनके साथ साझा कर सकूं। तो चलिए आज के सत्र में आप लोग हम लोग एक दूसरे के साथ सहयोगी बनते हुए आज के सत्र को आगाज करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा है कि सिलेबस में जो दर्ज है उस पर शॉर्ट नोट्स या फिर कहा जाए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो यदि शॉर्ट नोट्स पूछा जाए या दीर्घ उत्तरीय पूछा जाए तो वो प्रश्न कैसा होगा, उसका स्वरूप कैसा होगा, उस पर मैं आपका ध्यान चाहूँगा। तो सब मान लिया जाए ये आपके पास बोर्ड में लिखा हुआ एक प्रश्न है और उस प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे। प्रश्न कुछ इस तरह से हो सकता है कि नागरिक चार्टर अर्थात सिटीजन चार्टर संगठनात्मक पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व का एक आदर्श उपकरण है, परंतु इसकी अपनी परिसीमाएं हैं अर्थात इसकी कुछ अपनी लिमिटेशंस हैं। तो यहाँ प्रश्न कहता है कि उन परिसीमाओं की पहचान करते हुए नागरिक चार्टर की अधिक प्रभाविता के लिए उपायों का सुझाव दीजिए। अर्थात सबसे पहले तो ये जानने की आवश्यकता पड़ जाती है आपको कि सिटीजन चार्टर किसे कहते हैं। तो उसकी व्याख्या तो मैं बताऊंगा, लेकिन चूंकि परीक्षा को केंद्रित करके अपनी बातें हो रही हैं, इसलिए प्रश्न से जोड़ने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो मैंने जैसा कि पहला प्रश्न किया है, अगर इस तरह से प्रश्न आए तो इसकी व्याख्या में किन किन बातों का समावेश होना चाहिए उसकी भी चर्चा करूंगा। चलिए एक और प्रश्न देख लिया जाए कि और एक प्रश्न का स्वरूप कैसा हो सकता है। एक और प्रश्न देख लिया जाए, वो कहता है कि सिटीजन चार्टर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सिटीजन चार्टर प्रभावी और अनुक्रियाशील सरकार की स्थापना हेतु लाया गया था, किंतु यह अपने उद्देश्यों में असफल रहा है। इसके असफलता के कारणों का उल्लेख करते हुए इसे प्रभावी रूप से लागू करने का सुझाव प्रस्तुत करें। अर्थात सिटीजन चार्टर जिस उद्देश्य के लिए भी लाया गया होगा, कालांतर में या वर्तमान स्थिति में इसकी उपयोगिता जो है उस हद तक सार्थकता सिद्ध नहीं हो पा रही है। तो इसके बेहतर इम्प्लीकेशंस के लिए क्या क्या सजेशंस आप दे सकते हैं। तो एक भावी प्रशासक से ऐसी उम्मीद की जाती है जो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होना चाहता है, उसके लिए केंद्रित करके इस चैप्टर को आप तक समेटा गया है, ताकि भविष्य में जब आप सेवा में आएँ तो सिटीजन चार्टर जैसे शब्दावली या इसकी उपयोगिता के बारे में आप समझ सकें। तो उसी को ध्यान में रख करके ये शीर्षक आपके समक्ष रखा गया है। तो चलिए इसी को डिप्लोमेटिक अप्रोच या फिर कहा जाए कि प्रशासनिक दक्षता के आधार पर इस शब्द की व्याख्या कैसे की जाए, मैं वहाँ तक लेने की कोशिश करता हूँ आपको। चलिए हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि सिटीजन चार्टर क्या होता है। चलिए, तो सिटीजन चार्टर के बारे में आपको यहाँ जानने की आवश्यकता है कि नागरिक चार्टर अर्थात सिटीजन चार्टर सेवा वितरण, यह शब्द पर गौर कीजिएगा, मेरे इस व्याख्या के हर एक शब्द पर गौर कीजिएगा कि नागरिक चार्टर जो है, या यूं कहा जाए नागरिक चार्टर सेवा वितरण, इसको मैं कहूँगा सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन, शिकायत निवारण तंत्र अर्थात जो पब्लिक जो ग्रीवेंसेस होते हैं, जो परेशानियां जो तंत्र में जो रिकॉर्ड की जाती हैं, तथा ट्रांसपेरेंसी जिसे हिंदी में पारदर्शिता कहते हैं और जवाबदेही जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, उसका एक प्रयास माना जाता है, ताकि
नागरिकों को, सिटीजन्स को लोक सेवाएं प्रदान करने वाली जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी संगठन है, उससे संपर्क करने और उससे समय सीमा में कार्य करने या करवाने में मदद मिल सके। तो एक तरह से कहा जाए कि एक तरह से की है, कुंजी है, जिसके जरिए आम जनता को सरकारी संगठनों के द्वारा या विभिन्न सेवाओं की प्राप्ति में एक तरह से ये एक कुंजी का कार्य करता है। तो वही मैंने बताया कि सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, चाहे शिकायत निवारण तंत्र हो गया, पारदर्शिता हो गया, जवाबदेही का एक प्रयास माना जाएगा, ताकि नागरिकों को लोक सेवाएं प्रदान करने वाले जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उससे संपर्क करने और उससे समय सीमा पर कार्य करवाने का मदद मिल सके। आगे लिखना चाहिए कि नागरिक चार्टर की अवधारणा में सेवा प्रदाता और इसके प्रयोक्ता के मध्य विश्वास की ओर इंगित करती है। अर्थात एक तरह से सिटीजन चार्टर है क्या कि एक तरफ नियोक्ता है, एक तरफ प्रयोक्ता है, या फिर कहा जाता है एक तरफ प्रदाता है और एक तरफ कहा जाए सेवा प्रदाता है और एक तरफ इसका प्रयोक्ता है। दोनों के बीच में जो संबंध है उसी को नागरिक चार्टर जो है सो अपने शब्दों से इंगित करता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपको लोक प्रशासन और सुशासन में इस शब्द की व्याख्या मांगी गई है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इसकी व्याख्या को बेहतर तरीके से समझें ताकि इसके इम्प्लीकेशंस को फ्यूचर में अपने साथ जोड़ सकें। तो आगे आप कहते हैं कि सिटीजन चार्टर 3 मूलभूत पहलुओं को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी उपकरण माना जाता है। वो 3 मूल जो शब्दावलियां हैं जो इसके मूलभूत पहलू माने जाएंगे, उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, जवाबदेही जिसको अकाउंटेबिलिटी कहते हैं, और सुशासन जिसको गुड गवर्नेंस कहते हैं। इन तीनों स्थितियों को प्राप्त करने के लिए सिटीजन चार्टर की अहमियत समझ में आती है कि जब भी कोई कार्य हो या फिर नागरिक के द्वारा नागरिक की हैसियत से संगठन के कार्य के कार्यकलाप की जानकारी दी जाए तो उसे पारदर्शिता के साथ जो जानकारियां प्राप्त हों, उसी तरह से सरकार जो है, सरकार की जो एजेंसियां हैं अपनी अकाउंटेबिलिटी को समझे। इतना ही नहीं, उसे सुशासन और गुड गवर्नेंस का भी वो एक तरह से बेहतर एग्जाम्पल प्रस्तुत करे। यदि इन सबों के बीच में तारतम्य बन जाता है नागरिक के साथ, तो ये माना जाता है कि सिटीजन चार्टर अपने प्रॉपर दिशा में कार्य कर रहा है। तो उसी को ध्यान में रख करके मैंने इस शब्द को परिभाषित करने की कोशिश की है। अब थोड़ी सी मैं इसके अतीत में आकर बताना चाहूँगा कि आखिर नागरिक चार्टर के अतीत का इतिहास क्या है। आखिर ये शब्द वजूद में आया तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था, ये भी आपसे वांछित होता है। तो चलिए उसके बारे में जानना चाहेंगे। तो नागरिक चार्टर का विकास के संदर्भ की गाथा, विकास यात्रा को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो नागरिक चार्टर अर्थात सिटीजन चार्टर पहली बार जॉन मेजर की प्रशासन में, अर्थात जो ब्रिटेन के जो कंजर्वेटिव पार्टी के जो लीडर थे जॉन मेजर, उनके द्वारा 1991 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम के एक राष्ट्रीय कार्यक्रम में व्यक्त किया गया था और इम्प्लीमेंट किया गया था। तो यूँ कहा जाए इस शब्द का पहला वजूद जॉन मेजर जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, उनके द्वारा वर्ष 1991 ईस्वी में राष्ट्रीय कार्यक्रम में व्यक्त और कार्यान्वित किया गया था। उसके बाद जो सरकार आई थी ब्रिटेन में, है ना, इंग्लैंड में जो दूसरी सरकार आई थी वो थी टोनी ब्लेयर की सरकार। तो टोनी ब्लेयर की सरकार ने भी जो कि लेबर पार्टी के हेड थे, तो लेबर पार्टी के प्रशासन के द्वारा भी 1998 ईस्वी में सर्विसेज फर्स्ट के नाम से इसका एक शब्दों में थोड़ा सा परिवर्तन करके सर्विसेज फर्स्ट का नाम दिया गया था और वो नाम दिया गया था। हालांकि यदि आज के संदर्भ में दुनिया के दूसरे राष्ट्रों के समक्ष सिटीजन चार्टर का वजूद को समझने की कोशिश करेंगे तो पता चलता है कि ब्रिटेन से चला हुआ ये सिटीजन चार्टर का जो कॉन्सेप्ट है ये दुनिया के दूसरे राष्ट्रों तक भी पहुंचा हुआ है। तो भारत समेत अगर आज देखेंगे तो अन्य देश जैसे ऑस्ट्रेलिया कह दिया जाए, बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, जमाइका, मलेशिया, पुर्तगाल जैसे देशों में भी सिटीजन चार्टर जो है आज अपने वजूद में अपनी स्थिति बनाए हुए है। अर्थात वहाँ ये दस्तावेज, ये चार्टर जो है इन देशों में नागरिक के अधिकार पत्र के रूप में जाना जाता है। हालांकि वही मैंने बताया, तो वर्ष 1997 अगर भारत के संदर्भ में थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए तो वर्ष 1997 ईस्वी में भारत में नागरिक घोषणा पत्र अर्थात सिटीजन चार्टर की मैं बात कर रहा हूँ, वो लागू किया गया था। और उस वक्त देश के जितने भी मुख्यमंत्री थे और उनके समक्ष में एक आपस में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक्शन प्लान फॉर इफेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट पर सहमति बनी थी। ये 1997 की बात है। तो भारत में भी सिटीजन चार्टर का अपना एक आगाज होता है और वो आगाज का वर्ष 1997 में होता है।
तो ये तो मैंने इसके ऐतिहासिक पक्षों को रखने के प्रयत्न किया है। अब थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे बिंदुवार कि सिटीजन चार्टर्स की उद्देश्य क्या होता है, आखिर ये पर्पस क्या है सिटीजन चार्टर का। तो सिटीजन चार्टर का उद्देश्य है, नागरिक चार्टर का प्राथमिक उद्देश्य माना जाएगा, प्राथमिक उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में नागरिक भागीदारी को बढ़ाना, अर्थात पब्लिक का जो पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाना। ठीक है, ये चीज़ नोट करने की लायक है कि नागरिक चार्टर्स का प्राथमिक उद्देश्य, प्राइमरी जो उद्देश्य है वो पब्लिक सेक्टर्स के डिस्ट्रीब्यूशन में नागरिक सिटीजन अर्थात सिटीजन्स की भागीदारी को बढ़ाना। दूसरा, जनता और सरकार के बीच में संचार, जो कम्युनिकेशन है, जनता और सरकार के बीच में जो कम्युनिकेशन है उसको कंक्रीट करना, उसे और साउंड करना। साथ साथ नागरिकों की ज़रूरतों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए सरकारी कार्यों को सुव्यवस्थित करना है। कुल मिलाकर एक तरह से लिंक है जो पब्लिक रिलेशंस के साथ, पब्लिक के साथ, सरकार के साथ एक कंक्रीट रिलेशन बनाने का पर्पस जो है, यही सिटीजन चार्टर का उद्देश्य माना जाएगा। तो इन्हीं बातों को लिखते हुए आप अपनी बात को व्यवस्थित करते लिखेंगे। अब थोड़ी सी चर्चा अगर इससे आगे करनी चाहिए कि इसके कुछ लिमिटेशंस को जानने की ज़रूरत है। जैसा कि प्रश्न कहा था कि इस नागरिक चार्टर्स घोषणा पत्र का, सिटीजन चार्टर की सीमाएं क्या है, अर्थात इसकी लिमिटेशंस क्या है। तो चलिए थोड़ी सी चर्चा इसके लिमिटेशन को केंद्रित करके की जाए। तो उस पर मैं बात कहना चाहूँगा कि इसके कार्यान्वयन में, इसकी इम्प्लीमेंटेशंस के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों का अप्रशिक्षित होना, क्योंकि जब ये वजूद में आया उसके बाद से, है ना, मंथर गति से इस पर जो तात्कालिक प्रगति हुई, लेकिन अभी भी उस पर बहुत कुछ किया जाना बाकी है, अर्थात तकनीकी रूप से प्रशिक्षण भी बेहद आवश्यक है। तो कर्मचारियों की अप्रशिक्षित होना इसकी एक तरह से एरर मानी जाती है, इसकी लेकुनाज मानी जाती है, इसकी कमी को दर्शाता है। दूसरा, जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो सेवा प्रदाता है, वो चार्टर के तत्व ज्ञान अर्थात उसका जो हार्ट सेगमेंट है, जिसका जो मूल तत्व है, उसके तत्व ज्ञान का अभाव और लक्ष्यों और मुख्य विशेषताओं से परिचित न हो पाना भी एक तरह से इसकी त्रुटि मानी जाएगी। इसी तरह से चार्टर के संबंध में ग्राहकों को शिक्षित करने के लिए भी जागरूकता अभियान वास्तविक रूप से संचालित ना किए गए हैं। ये भी एक कारण माना जा सकता है कि यदि सिटीजन चार्टर्स वजूद में आने के बावजूद भी यदि प्रभावी रूप से अभी तक लागू नहीं हुआ है, तो ये कुछ व्यवहारिक समस्याएं हैं जिसे मानकर चलना चाहिए, जो मैंने 3 बिंदुओं के आधार पर बताया है। अब अगर मैं इसके बाद कुछ और जोड़ दूं, तो चार्टर से संबंधित अधिकारियों का स्थानांतरण, जो चार्टर के संदर्भ में तकनीकी ज्ञान से जो मजबूत हो चुके होते हैं, उनके द्वारा भी अधिकारियों का स्थानांतरण और उनके फेरबदल की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। आप लोग इस लाइन को ध्यान से समझिएगा कि चार्टर से संबंधित अधिकारियों का स्थानांतरण और फेरबदल की प्रक्रिया भी इसमें बाधा उत्पन्न करती है। इसी तरह से अभिप्रेरणा, इस शब्द को समझेंगे आप। अभिप्रेरणा अर्थात मोटिवेशंस और जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी की कमी के कारण कर्मचारी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं, ये भी इसकी लिमिटेशंस में काउंट हो सकते हैं, क्योंकि इसकी जो प्रैक्टिकल जो टेक्निकलिटीज़ है उसको समझ पाने के लिए एक उचित और एक व्यवस्थित प्रशिक्षण की आवश्यकता है और उत्तरदायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें कहीं ना कहीं कोई लेकुनाज है, जिसके कारण ये सिटीजन चार्टर्स प्रभावी रूप से इम्प्लीमेंट होता हुआ प्रतीत नहीं होता है। तो इसी लिमिटेशंस को आपको दर्ज करना चाहिए। आगे आप दर्ज करते हैं कि यदि इसको इफेक्टिव बनाना हो, प्रभावी बनाना हो, तो क्या किया जाना चाहिए। यदि नागरिक घोषणा पत्र को, यदि सिटीजन चार्टर्स को इफेक्टिव रूप से लागू किया जाना चाहिए, तो क्या क्या किया जाना चाहिए, इस संदर्भ में कौन सी बातें निखर कर आनी चाहिए। तो ये कहा जाए कि सुझाव है या उपाय है। तो ये छोटी छोटी जानकारी यदि नोट्स के संदर्भ में, सिटीजन चार्टर्स के संदर्भ में आए, तो इतनी बातों को लिखना तो वाजिब माना जाता है। तो आप लिखते हैं कि नागरिकों की सेवाओं के बारे में, सर्विसेज के बारे में शिक्षित किया जाना सबसे प्राइमरी जरूरत मानी जाती है, ताकि वे भी आत्मसंतुष्ट हो सकें। अर्थात सरकार की एजेंसियों से यदि हम किसी जानकारियों की अपेक्षा करते हैं, तो उसकी क्या नियमावली है, उसकी क्या प्रोसीजर है, कौन कौन से फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में वो डिमांड किया जाए, इसकी भी जानकारी नागरिक होने के नाते हमें वांछित होनी चाहिए, ताकि वो आत्मसंतुष्ट हो सके कि बिंदुवार या फिर क्रमिक जानकारी उन्हें विधिवत प्राप्त हो सके। इसी तरह से ग्राहकों, जो कस्टमर्स हैं या कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स को गारंटी, मानकों एवं निवारण नीतियों, शिकायत प्रणालियों
एवं ग्राहक सेवा समझौतों के निर्माण में भी शामिल किया जाना चाहिए। तो कंज्यूमर्स होने के नाते बहुत सारी ऐसी तक व्यवहारिक परेशानियां होती हैं कि कंज्यूमर्स होने के नाते यदि उपभोक्ता किसी वस्तु विशेष का सेवन करता है तो उसकी निवारण नीति या उसकी शिकायत संबंधी समस्याएं क्या होनी चाहिए, कंज्यूमर फोरम में कैसे दर्ज करना चाहिए, या ग्राहक सेवा के साथ समझौतों पर क्या निर्माण में कौन कौन सी बातों का उल्लेख होना चाहिए, इसकी व्यवहारिक जानकारियां ना होना जो है ये भी कारण बनता है। अर्थात इस दिशा में ये जानकारियों को शामिल करना या समझौता सेवा समझौतों के निर्माण का समझौता किया जाना चाहिए। इस तरह से कुछ जानकारियां अगर मैं आपको जोड़ता चलूं तो आप कुछ ऐसा भी लिखना चाहेंगे कि चार्टर निरूपण के प्रत्येक स्तर पर, जो चार्टर निरूपण सुझाव की बात हो रही है, तो आपको यह भी लिखना चाहिए कि चार्टर निरूपण के प्रत्येक स्तर पर नागरिकों और स्टाफ का परामर्श लिया जाना चाहिए, है ना। यदि सुझाव की बात हो रही है तो परामर्श लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परामर्श लेने के उपरांत ही आप विधिवत और व्यवहारिक रूप से किसी भी नियम या नीति को लागू किया जा सकता है। तो चार्टर निरूपण के प्रत्येक स्तर पर नागरिकों और स्टाफ का परामर्श लिया जाना चाहिए। दूसरा, एक मुख्य बात और जोड़नी चाहिए कि ग्राहकों की, यहाँ पर ये बात जोड़नी चाहिए कि ग्राहकों की शिकायतें और उनके निवारण के आंकड़े भी तैयार किया जाना चाहिए। यदि भविष्य में इस संदर्भ में कोई डेटा को सुरक्षित रखना हो कि उक्त विषय पर, उक्त सत्र पर किस तरह की शिकायतें दर्ज हुई, उसका डेटा को भी सुरक्षित रखना, ताकि उक्त बिंदुओं पर यदि रिपीटेड क्वेरीज आती हैं तो सिटीजन चार्टर्स के तहत उसका तात्कालिक समाधान या निवारण किया जा सके। ये इसका बिंदुवार या फिर इस पर एक उचित प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तो इसी संदर्भ में छोटी छोटी बातों को मैं रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये छोटी सी जानकारी जो थी वो मैंने दर्ज कराने की कोशिश की। तो मैंने जैसा कि प्रश्न किया था कि सिटीजन चार्टर्स क्या होता है और सिटीजन चार्टर्स की सीमाएं क्या हैं और इसको बेहतर बनाने के लिए कौन कौन सा सुझाव जरूरी होता है, उसको ध्यान में रख करके मैंने कुछ बातों को आप तक साझा करने की कोशिश की। ये बातें मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपके सिलेबस में, अर्थात गुड गवर्नेंस वाले में, लोक प्रशासन वाले हिस्से में ये सिलेबस में दर्ज है। तो इस हिस्से को लेकर के यदि एक शॉर्ट नोट्स आए तो आप इस बिंदुओं पर यदि आप विधिवत लिखते हैं तो एक सम्मानजनक जानकारी आप साझा कर लेते हैं और परीक्षक को संतुष्ट करने की स्थिति में आ जाते हैं। तो मैं अतुल्य सिविल सर्विसेज एकेडमी के निदेशक की हैसियत से रमन कुमार इसी तरीके से नई जानकारियों को, परीक्षा उपयोगी जानकारियों को आप तक साझा करने की नियमितता के साथ आपके साथ उपस्थित रहता चलूँगा। यदि इस संदर्भ में मैं एक और बात बता दूं कि हमारे संस्थान के द्वारा अर्थात अतुल्य सिविल सर्विसेज एकेडमी जो करमटोली रांची में है, उसका जहां मेरा ये नंबर है, आप काइंडली नंबर लिख सकते हैं, उस नंबर से आप मुझसे संपर्क करके इसमें संपर्क करके ढेर सारी अभी नोट्स हर एक विषयों पर बिंदुवार और बहुत ही डिसिप्लिन पैटर्न पर नोट्स मेरे द्वारा लिखे गए हैं, जिसमें जनरल साइंस के तमाम सभी विषयों पर एक विधिवत और बिल्कुल व्यवस्थित जानकारी मेरे द्वारा साझा किया जा रहा है और बच्चे उससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज के सत्र को आप पसंद किए होंगे। यदि आपको आज का सत्र पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ साझा करें। मैं बहुत जल्दी नई जानकारियों के साथ आप तक उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।